गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि नेफ्रॉन की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। या हमने आपको बताया नेफ्रॉन को वृक्क नलिका भी कहते हैं, नेफ्रॉन को वृक्काणु भी कहा जाता है। ठीक है, आपको हमने बताया कि नेफ्रॉन जो होते हैं, नेफ्रॉन की जो संरचना होती है वो उस पर हमने आपसे कल चर्चा की और आपको बताया कि नेफ्रॉन जो होते हैं वो प्रत्येक वृक्क के अंदर, मानव के प्रत्येक वृक्क के अंदर 10 से 12 लाख पतली लंबी कुंडलित नलिका के आकार की संरचना पाई जाती है। पतली लंबी कुंडलित नलिका के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन जो होता है वो मानव के उत्सर्जन तंत्र की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। या हम कह सकते हैं कि वृक्क, नेफ्रॉन जो होते हैं वो वृक्क की क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। या नेफ्रॉन जो होते हैं वो उत्सर्जन तंत्र की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। आपको हमने बताया कि नेफ्रॉन की संरचना को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बॉमन कैप्सूल, ठीक है, इसको बोलते हैं मैल्पिगियन काय। दूसरा होता है ग्रीवा, तीसरा होता है समीपस्थ काय, चौथा होता है हैंडेलो, पांचवा होता है दूरस्थ कुंडित नलिका और ये छठा पार्ट है जिसका नाम मैंने आपको बताया था संग्रह नलिका। इज इट क्लियर? देखिए, हमने आपको बताया था कि ये मैल्पिगियन काय जो होती है वो खास तौर से वृक्क के कौन से भाग में पाई जाती है, कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर पाई जाती है। इसकी संरचना कैसी होती है, प्याले के आकार की संरचना के रूप में पाई जाती है। ठीक है, आपको उन्हें बताया कि मैल्पिगियन काय जो होता है, मैल्पिगियन जो काय होता है उसकी संरचना 2 भागों में बटी है। एक होता है बॉमन संपुट और दूसरा होता है केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। आपको बताया बॉमन संपुट की जो संरचना होती है वो प्याले के आकार की संरचना के रूप में होती है। ये संरचना बहुत ही पतली होती है, महीन होती है और कैसी होती है, द्विस्तरीय होती है। इसके अंदर बॉमन संपुट के अंदर एक गुहा पाई जाती है, एक गड्ढा पाया जाता है, एक खांच पाई जाती है। उस खांच के अंदर रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है। जो रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, केशिका गुच्छ कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया इसी केशिका गुच्छ के अंदर क्या आती है, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनियां आती हैं। ठीक है, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी लगी होती है। अभिवाही धमनियां होती हैं जो वृक्क के अंदर रुधिर लेकर के आती है और अपवाही धमनियां जो होते हैं वो रुधिर लेकर के जाती है। अभिवाही धमनियों का व्यास अधिक होता है, अपवाही धमनियों का व्यास कम होता है। ये धमनियां जो होती हैं, अभिवाही धमनियां होती हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनका आकार 500 से लेकर के 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया इसके अंदर क्या पाई जाती है, पोडोसाइट की सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल्स पाई जाती है, पोडोसाइट की सेल्स पाई जाती है। इसके पश्चात हमने बताया कि इस बॉमन कैप्सूल यानी कि मैल्पिगियन काय के नीचे, ठीक है, क्या पाई जाती है, ग्रीवा पाई जाती है। ग्रीवा कैसी होती है, मैंने आपको बताया ये कैसी है, रोमाभि उपकला कोशिकाओं से मिलकर के ग्रीवा बनी होती है। ग्रीवा के नीचे क्या पाया जाता है, ये क्या पाई जाती है, आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका पाई जाती है। समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं लंबी होती है, कुंडलित होती है और कैसी होती है, मोटी होती है। और आपको बताया हमने कि ये समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं जो होती हैं वो घनाकार उपकला कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। किससे बनी होती है, घनाकार उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। जिस पर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्माणु पाए जाते हैं और इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है जो क्या करती है, उत्सर्जी पदार्थों के अवशोषण के क्षेत्र को क्या कर देती है, उत्सर्जी पदार्थों के अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देती है। ठीक है, इसके बाद आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है, यहां तक हम कल चर्चा कर चुके थे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो यहां से हम बात करेंगे नेफ्रॉन की जो शेष संरचना बाकी रह गई थी उस पर आप बात करेंगे।
और आज हम इन 3 बिंदुओं पर बात करेंगे, हैंडले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका। एक बार फिर आपको दोबारा से हम डायग्राम बना करके और इसके ऊपर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर आज आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संरचना। ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना के 3 पार्ट्स पर हम जो बात पिछली कक्षा में कर चुके हैं, आज जो इन पर हम बात करना चाहेंगे वो है नंबर 1 हैंडले लूप। हैंडले लूप। नंबर 2 जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और थर्ड वन आप सुन लीजिए ध्यान से, हैंडले लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और तीसरा जो बिंदु है उस पर हम बात करेंगे कलेक्टिंग ट्यूब्स। कलेक्टिंग ट्यूब्स जिसको हम बोलते हैं संग्रह नलिका। एक बार फिर आपको हम डायग्राम बना करके दिखा रहे हैं, देखिए भैया। ये देखिए हमारे, मैंने आपको बता चुका हूं मेलपिगियन का है, मेलपिगियन बॉडी। ठीक है, ये आपकी हो गई एफ्रंट आर्टियोल्स और ये हो गई इफ्रंट आर्टियोल्स। ये हो गया नेक। इसके बाद ये वाला भाग हो गया, जहां तक मैं आपको दिखा रहा हूं जो संरचना है, यहां तक जो संरचना है, यहां से यहां तक जो संरचना है। ठीक है, इसको मैंने आपको दिखा दिया है, ये है पीसीटी। ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो संरचना आपको दिखाई है, सॉरी यहां तक आपको दिखा देते हैं, चलो हम इसको, यहां तक संरचना है, ये है पीसीटी। यहां से लेकर के यहां तक संरचना है, वो है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये संरचना यहाँ तक, यहां से लेकर के यहां तक की जो संरचना है इसको कहते हैं यानी कि हैंडले लूप। हैंडले लूप। और ये यहां से लेकर के और यहां तक की जो संरचना है, ठीक है, इसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो संरचना है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब या इसे कहते हैं संग्रह नलिका। आइए बात करते हैं, आप देख रहे हैं यहां पर ये समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है वो पीछे जाकर के किसमें खुल जाती है, हैंडले लूप के अंदर खुल जाती है। यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका है ये, और ये समीपस्थ कुंडलित नलिका किसमें खुल रही है, हैंडले लूप में खुलती है। ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका हैंडले लूप में क्या है, खुल जाती है। किस ओर, पीछे की ओर। समीपस्थ कुंडलित नलिका पीछे की ओर हैंडले लूप में क्या है, खुल जाती है। ठीक है,
आपको बता दूं यहां से लेकर के यहां तक ये संरचना आपको जो दिखाई गई है वो आप देख रहे हो अंग्रेजी के यू वर्ण के समान इसकी क्या होती है, संरचना होती है। इसलिए हम कह सकते हैं हैंडल लूप की जो संरचना होती है वो यू के आकार की होती है। कैसे आकार की होती है, यू के आकार की होती है। तो हैंडल लूप की संरचना कैसी होती है, यू आकार की होती है। क्लियर बात। यह वृक्क नलिका का, ठीक है, मध्य भाग होता है। वृक्क नलिका का या नेफ्रॉन का कौन सा भाग होता है, मध्य भाग होता है। वैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि संग्रह नलिका और हैंडले लूप जो होते हैं ये वृक्क के आंतरिक भाग, अर्थात आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, मेडुला या मध्यांश कहा जाता है, उसमें पाया जाता है। अर्थात हैंडले लूप जो होता है वो मध्यांश भाग के अंदर क्या है, पाया जाता है। हैंडले लूप वृक्क के कौन से भाग में पाया जाता है, मेडुला वाले भाग के अंदर क्या है, पाया जाता है, मध्य भाग में क्या है, पाया जाता है। ठीक है, तो ये वृक्क नलिका का भी, ये वृक्क नलिका है, इस वृक्क नलिका का भी ये कौन सा भाग होता है, मध्य भाग होता है। वैसे हैंडले लूप जो होता है वो वृक्क के मेडुला वाले रीजन के अंदर क्या है, पाया जाता है। इसकी संरचना जो होती है वो एक पतली नली के आकार की संरचना के रूप में होती है। ये नलिका कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है, और नली के आकार की संरचना होती है। तो हैंडल लूप कैसा होता है, पतला होता है और ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पतली और कैसी संरचना के रूप में पाई जाती है, नली के आकार की संरचना के रूप में पाई जाती है। पतला भी होता है और नली के आकार की संरचना के रूप में होता है। ये मैं आपको बता देता हूं, कहीं पे पतला भी होगा, कहीं पे मोटा भी होगा, परंतु जब हम इसकी भुजाओं पर बात करेंगे तब आपको इनकी पतली और मोटी भुजाओं पर आपसे बात कर लेंगे। इसलिए हम आपको बता दें हैंडल लूप की जो संरचना होती है उसको मुख्यतः दो भुजाओं के अंदर क्या है, बांटा गया है। हैंडल लूप की संरचना को कितने भुजाओं में बांटा गया है, दो भुजाओं में बांटा गया है। यानी कि हैंडल लूप इज डिवाइडेड इन टू, ठीक है, लिम्स। फर्स्ट वन को बोलते हैं हम डिसेंडिंग लिम्ब के नाम से जानते हैं, और दूसरी को बोलते हैं एसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, अभी हम दोनों को बताएंगे। एक को बोलते हैं अवरोही भुजा और दूसरे को कौन सी भुजा के नाम से जानते हैं, आरोही भुजा। कौन सी भुजा होती है, आरोही भुजा। सबसे पहले बात कर रहे हैं अवरोही भुजा पे, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब कौन सी होती है, ये देखिए डिसेंडिंग लिम्ब होती है, ठीक है, यानी कि ये वाला यहां से लेकर के यहां तक आपको मैंने एक पतली नलिका के समान संरचना यहाँ पे दिखाई है, और ये संरचना आपको यहां तक कैसे दिखाई दे रही है, मोटी। तो आपको बता दें ये यहां से लेकर के यहां तक जो संरचना पतली नलिका के रूप में पाई जाती है ये तो कहलाती है अवरोही भुजा। कौन सी भुजा कहलाएगी, अवरोही भुजा। और ये मोटी भुजा है, इसको कहा जाता है आरोही भुजा के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी भुजा के नाम से जाना जाता है, आरोही भुजा के नाम से इसको क्या है, जाना जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये क्या है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है, ठीक है। समीपस्थ कुंडलित नलिका का ये अंतिम सिरा जो होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका का अंतिम भाग जो होता है वो किस में जाकर के खुलता है, हैंडल लूप की अवरोही भुजा के अंदर खुलता है, इसमें खुल जाता है। यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका का जो अंतिम सिरा होता है वो हैंडल लूप की अवरोही भुजा के अंदर क्या है, खुल जाता है। डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या है, खुल जाए। तो ये अवरोही भुजा के अंदर क्या है, खुल गया। बात क्लियर होगी। देखिए ये नलिका के आकार की संरचना होती है, और ये नलिका कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है, कैसी होती है, पतली होती है। अर्थात हैंडले जो लूप होता है उसकी अवरोही भुजा कैसी होती है, पतली होती है। अवरोही भुजा कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है। और इसकी जो भित्ति होती है वो सल की उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। कौन सी कोशिकाओं से बनी होती है, सल की उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। तो आपको हैंडल लूप समझ में आ गया होगा,
कि हैंले लूप क्या है, तो हमने बताया समीपस्थ कुंडलित नलिका का पिछला भाग जो होता है वो हैंले लूप में खुलता है, ठीक है। और ये हैंले लूप जो होता है वो खास तौर से अवरोही भुजा में खुलता है। अवरोही भुजा पतली नलिका के समान संरचना के रूप में पाई जाती है, जो सल की उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। या हम कह सकते हैं इस अवरोही भुजा के अंदर सल की उपकला कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, ठीक है। देखिए अवरोही भुजा जो होती है, ये अवरोही भुजा होती है वो किस में खुलती है, आरोही भुजा के अंदर खुलती है, ठीक है। ये हैंले लूप की कौन सी भुजा होती है, दूसरी भुजा होती है। और ये अवरोही भुजा किस में खुल रही है, आरोही भुजा में। यहां तक तो ये भुजा कैसी है, पतली है, पर यहां से आगे जैसे जाएंगे तो ये भुजा कैसी होती है, मोटी होती है। तो आरोही भुजा क्या है, हम बताते हैं हैंले लूप की अवरोही भुजा किस में खुलती है, आरोही भुजा में खुल जाती है। किस में खुल जाती है, आरोही भुजा में खुल जाती है। और आरोही भुजा कैसी होती है, मोटी होती है। आरोही भुजा कैसी होती है, मोटी होती है। और यहाँ पर कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है, इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये कोशिकाएं जो होती हैं वो किस तरीके की होती है, घनाकार, ठीक है। घनाकार उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। आरोही भुजा कैसी होती है, मोटी होती है और घनाकार उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या है, बनी होती है। तो इसकी भित्ति कैसी होती है, आरोही भुजा की भित्तियां मोटी होती हैं, अवरोही भुजा की भित्तियां पतली होती हैं। आरोही भुजा जो होती है वो घनाकार उपकला कोशिकाओं के स्तर से बनी होती है, जबकि अवरोही भुजा जो होते हैं वो सल की उपकला कोशिकाओं के स्तर से क्या होती है, बनी हुई होती है। ये बात अगर आपके यहां तक आ गया हो हैंले लूप, तो हैंले लूप इज क्लियर, ठीक है। देखिए आरोही भुजा का हैंले लूप की जो आरोही भुजा होती है उसका अंतिम सिरा जो भाग होता है वो किस में खुलता है, दूरस्थ सिरा के अंदर खुलता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर खुलता है। तो अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है दूरस्थ कुंडलित नलिका, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। और आपने देखा कि हैंले लूप का आकार कैसा होता है, यू आकार का होता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका जो होती है, ठीक है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि हैंले लूप की आरोही भुजा का अंतिम सिरा, हैंले लूप की आरोही भुजा का ये अंतिम सिरा किस में खुलता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है। किस में खुलता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है। और आपको बता दें कि ये क्या है, वृक्क के कोर्टेक्स भाग में स्थित होता है। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका जो होती है वो कहां पर स्थित होती है, वृक्क के वलकुट वाले भाग में स्थित होती है। वलकुट को क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। तो ये वृक्क के कोर्टेक्स वाले भाग में क्या होती है, स्थित होती है। इसकी जो भित्तियां होती हैं वो भी किससे बनी होती है, मैं आपको बता दूं। इसकी जो भित्ति होती है वो घनाकार उपकला कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। घनाकार उपकला कोशिकाओं के स्तर से क्या होती है, बनी होती है। दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं की जो भित्ति होती है वो घनाकार उपकला कोशिकाओं के स्तर से मिलकर के बनी होती है। बात क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। घनाकार उपकला कोशिकाओं के स्तर से क्या होती है, ये बनी हुई होती है। आपको हम बता दें यहां पर क्या है, सूक्ष्म अंकुर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीएससी। क्योंकि आपको आरबीएससी पढ़ा रहे हैं इसलिए आरबीएससी के अनुसार हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर क्या है कि सूक्ष्म अंकुर क्या है, इस तरीके से सूक्ष्म अंकुर जो है अंगुली के समान जो उभारनुमा संरचनाएं होती हैं, इस प्रकार की संरचनाएं यहाँ पर नहीं पाई जाती है। परंतु कुछ हायर क्लासेज में अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो कोशिका भित्ति होती है या कोशिकाएं होती हैं, किसमें, दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सूक्ष्म अंकुर जो होते हैं वो पाए जाते हैं, परंतु कम पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि आरबीएससी में लिखा है नहीं पाए जाते हैं, सूक्ष्म अंकुर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, हायर क्लासेज की बात करें तो यहाँ पे सूक्ष्म अंकुर जो होते हैं वो कम मात्रा में या कम संख्या में क्या है, पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए, और इनमें इनकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रियाओं की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है, जो उत्सर्जी पदार्थों के अवशोषण के क्षेत्र को ये भी क्या करती है, बढ़ाने का कार्य करती है।
इसी के साथ दूरस्थ कुंडलित नलिका हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक बार फिर हम दूरस्थ कुंडलित नलिका के बारे में बात कर रहे हैं। हैंडले लूप का अंतिम भाग जो होता है, हैंडले लूप का ये अंतिम भाग है, अंतिम सिरा जो होता है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है। ठीक है, दूरस्थ कुंडलित नलिका एक लंबी, ठीक है, मोटी, ठीक है, घनाकार उपकला कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई क्या होती है, संरचना होती है। इसकी जो भित्ति होती है, यानी कि घनाकार जो उपकला कोशिकाओं से इसका भित्ति स्तर बना होता है, उस पर क्या है, क्या नहीं पाए जाते हैं, सूक्ष्म अंकुर नहीं पाए जाते। इनमें इनकी कोशिकाओं में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, जो उत्सर्जी पदार्थों के अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाने में क्या होती है, सहायक होती है। बात क्लियरली समझ आ गई होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं घनाकार उपकला कोशिकाएं जो होती हैं वो किसमें जाकर के खुलती है, संग्रह नलिका के अंदर खुलती है, संग्रह नलिका में खुलती है। तो ये क्या है, दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका का अंतिम सिरा किसमें खुल जाता है, संग्रह नलिका में खुल जाता है। ठीक है, अब आप सुनिए, आपको हम बता दें कि ये एक वृक्क नलिका है। वृक्क नलिका न बोले तो इन्हें नेफ्रॉन बोल सकते हैं, नेफ्रॉन न बोले तो इन्हें क्या कह सकते हैं, वृक्काणु कह सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये क्या है, एक वृक्क नलिका होती है। क्या होती है, वृक्क नलिका होती है। और वृक्क नलिका की ये दूरस्थ कुंडलित नलिका जो होती है वो संग्रह नलिका में क्या हो जाती है, खुल जाती है। और प्रत्येक संग्रह नलिका, ये तो एक संग्रह नलिका, इसी तरीके से प्रत्येक संग्रह नलिका में अनेक क्या पाई जाती हैं, वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। ये तो एक क्या है, वृक्क नलिका। इसी तरीके से प्रत्येक वृक्क नलिका में अनेक क्या पाई जाती है, वृक्क नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। और वो वृक्क नलिकाएं आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है, आपस में क्या होती है, मिल जाती है और मिल करके एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, संग्रह नलिका कहा जाता है। और वो प्रत्येक यानी कि वृक्क नलिका जो होती है वो संग्रह नलिका में क्या हो जाती है, खुल जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, बेलिनाई की वाहिनी के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बेलिनाई की वाहिनी के नाम से उसे जाना जाता है, बेलिनाई की वाहिनी। आपसे पूछा जाए कि बेलिनाई की वाहिनी किसे कहते हैं, बेलिनाई की वाहिनी किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि प्रत्येक संग्रह नलिका, ये एक संग्रह नलिका है, इसलिए हम बोल रहे हैं प्रत्येक संग्रह नलिका में अनेक वृक्क नलिका, ये तो एक वृक्क नलिका है, ऐसे अनेक वृक्क नलिकाएं क्या है, पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, अनेक ऐसी वृक्क नलिकाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं, जो आपस में मिलकर के, जो आपस में ये वृक्क नलिकाएं आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है और मिल करके किस में खुलती है, संग्रह नलिका में खुल जाती है, जिसे बेलिनाई की वाहिनी कहते हैं। कौन सी वाहिनी कहते हैं, बेलिनाई की वाहिनी कहा जाता है। बात समझ आ गई। अब देखिए, ये नलिका जो होती है, ये जो नलिकाएं होती हैं ये वृक्क नाभि होती है, जिसको रीनल पेल्विस के नाम से जानते हैं। ये वृक्क नलिकाएं जो होती हैं ये वृक्क नाभि में खुलती है, ठीक है। और वृक्क नाभि में खुलने के पश्चात क्या होता है कि जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसे वहां पर वृक्क नाभि के पास में एक कीपाकार संरचना के रूप में क्या लगी होती है, यूरेटर लगा होता है, मूत्रवाहिनी लगी होती है। और उस मूत्रवाहिनी के द्वारा उन उत्सर्जी पदार्थों को संग्रह वाहिनी से वृक्क नाभि के माध्यम से क्या है, शरीर के क्या है, मूत्राशय के अंदर क्या है, उनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि यहाँ पे क्या होती है, संग्रह नलिकाएं होती हैं। ठीक है, एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, मैं एक बार फिर दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूं इन बातों को। हमने आपको बोला है कि दूरस्थ कुंडलित नलिका जो होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका का अंतिम स्राव जो होता है वो संग्रह नलिका में खुलता है। प्रत्येक संग्रह नलिका में अनेक क्या पाई जाती है, वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। ये वृक्क नलिकाएं आपस में मिल करके क्या करती है, आपस में क्या हो जाती है, मिल करके संग्रह नलिका में क्या हो जाती है, खुल जाती है, जिसे बेलिनाई की क्या कहते हैं, वाहिनी कहते हैं। कौन सी वाहिनी कहते हैं, जिन्हें बेलिनाई की वाहिनी कहा जाता है। ये नलिका जो होती है, ठीक है,
वृक्क नाभि में रीनल पेल्विस में क्या हो जाती है, खुल जाती है, ठीक है। तथा संग्रह नलिका जो होती है वो वृक्क के पिरामिड वाले भाग में क्या होती है, स्थित होती है। वे संग्रह नलिका होती है वो वृक्क के किस भाग में स्थित होती है, पिरामिड वाले भाग के अंदर क्या होती है, स्थित होती है। संग्रह नलिका की अगर बात करें तो संग्रह नलिकाएं किस प्रकार की होती है, देखिए ये ग्रंथिल उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। कौन से बनी होती है, ग्रंथिल उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। संग्रह नलिकाएं किससे बनी होती है, तो ग्रंथिल उपकला कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। और ये कैसी होती है, यूनिलेयर्ड होती है, एक स्तरीय होती है। कैसी होती है, एक स्तरीय होती है, ठीक है। ग्रंथिल होती है, ग्रंथिल उपकला कोशिकाओं से बनी होती है और कैसी होती है, एक स्तरीय होती है, ठीक है। आपको यहां तक हमने बता दिया, ये हो गया नेफ्रॉन की संरचना। एक बार देखिए हम आपको यहां से बता दें, हमने आपको बताया है हैंडलेन लूप, ठीक है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और उसके बाद हमने आपसे बात कर ली है संग्रह नलिका। यदि नेफ्रॉन की संरचना में आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रॉब्लम्स क्या है व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं, ठीक है। देखिए इस टॉपिक के समाप्त होने के बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मूत्र के उत्सर्जन की क्रिया विधि पर आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। मूत्र के उत्सर्जन की क्रिया विधि पर आपसे चर्चा करेंगे, इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए उस टॉपिक को हम अब फिलहाल इस क्लास में नहीं ले रहे हैं। इसलिए हम एक छोटा सा टॉपिक इस क्लास में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है मानव में उत्सर्जी अंग, ठीक है। मानव में अन्य उत्सर्जी अंगों के बारे में बात कर रहे हैं। भाई मानव में और भी उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है। तो मानव में और कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं उन पे आपसे बात करने जा रहे हैं। तो मानव में अन्य उत्सर्जी अंग, नेक्स्ट टॉपिक है मानव में अन्य उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो दूसरे उत्सर्जी अंगों के बारे में बात कर रहे हैं। मानव में हमने बताया मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क, सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, जिस पर हम आपसे उत्सर्जन तंत्र में आपसे चर्चा कर चुके हैं। परंतु इसके अलावा भी मानव के शरीर में और भी ऐसे उत्सर्जी अंग होते हैं जिनसे अपशिष्ट पदार्थों का, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाला। तो ऐसे कौन कौन से अंग हैं, ठीक है, उन पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए तो भैया सबसे पहला है आपका त्वचा, स्किन। देखिए त्वचा के बारे में हमने आपसे बात की थी या नहीं की, ठीक है। त्वचा के अंदर ये 5 स्तर होते हैं, ठीक है। और आपको हमने बताया कि यहाँ पे क्या पाई जाती है, एक श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। त्वचा में क्या पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, मानव की त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इन श्वेत ग्रंथियों से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, ठीक है। पसीने में क्या होता है, जल भी होता है, अन्य उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं। पसीने में जल भी होता है और अन्य उत्सर्जी पदार्थ भी क्या है, पाए जाते हैं, जिनको क्या किया जाता है, त्वचा की क्रिया, यानी कि जिनको क्या किया जाता है त्वचा के द्वारा, ठीक है, बाहर शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि उन उत्सर्जी पदार्थों को त्वचा के माध्यम से क्या किया जाता है, शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए त्वचा जो होती है वो हमारे शरीर से, ठीक है, पसीने के रूप में जल और अन्य उत्सर्जी पदार्थों को त्वचा के माध्यम से क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। इसलिए त्वचा भी मानव के शरीर का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है। त्वचा के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो अंग होता है उसे हम कहते हैं फेफड़े, ठीक है, यानी कि लंग्स।
हम लोगों के अंदर इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। और आपको बताया है कि मानव के अंदर क्या है, कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, जब कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है तो आपको हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो श्वसन की क्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, हम बाहर निकालते हैं। आपको हमने बताया किस तरीके से कि भैया जहां पर वायु कूपिकाएं होती हैं, और वायु कूपिकाएं जो होती हैं उनके अंदर श्वसन सतह होती है, जिसमें क्या होता है भैया, यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो वायु कूपिकाओं में होता है। जैसे हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन जैसे हमारी वायु कूपिकाओं में आती है तो वायु कूपिकाएं इनकी श्वसन सतह के द्वारा क्या किया जाता है, गैसों का विनिमय कर दिया जाता है। इसलिए हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड विस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, और यहाँ आकर के ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये क्या है, एक प्रकार का कोशिकीय श्वसन होता है। मैंने आपको बताया कि मानव में कोशिकीय श्वसन होता है, और जब कोशिकीय श्वसन जब होता है तो मनुष्य के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को श्वसन की क्रिया के माध्यम से शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फेफड़े जो होते हैं वो भी मनुष्य के शरीर के अंदर, ठीक है, एक प्रमुख रूप से उत्सर्जी अंग होता है। फेफड़े भी मनुष्य के अंदर एक प्रमुख उत्सर्जी अंग के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्या हुआ, फेफड़ा पूरा हुआ, लंग्स पूरा हो गया। तीसरा उत्सर्जी अंग है जिस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है यकृत, लीवर। ठीक है, देखिए लीवर भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। ये आमाशय होता है जहां पे क्या है, इस तरीके से त्रिकोण संरचना पाई जाती है, जहां पर क्या पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है। बताया आप लोगों को हमने। ठीक है, तो यकृत जो होता है मानव के शरीर के अंदर, जो यकृत होता है उस यकृत में आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों का क्या होता है, निर्माण होता है। यकृत के अंदर भी यकृत है, इस यकृत के अंदर आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों का क्या होता है, निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है, आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये एमिनो अम्ल क्या होते हैं, नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। और इन नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो पहले अमोनिया में बदल जाते हैं, अमोनिया से फिर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, यूरिया में परिवर्तित हो जाते हैं। और यूरिया में परिवर्तित होने के पश्चात इस यूरिया को मूत्र के माध्यम से या मूत्र के रूप में शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यकृत जो होता है वो भी मानव के शरीर के अंदर एक प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। और ये यकृत क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो यूरिया का निर्माण होता है उस यूरिया को मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। आपको हमने बताया कि यकृत जो होता है वो पित्त वर्णकों के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, पित्त वर्णकों के निर्माण की क्रिया में भी क्या होता है, ये सहायक होता है। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ बातें हैं जो आपको हमने नहीं बताई है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए हमने आपको हेनले लूप आज आपको पढ़ा है। ठीक है, आपको हम बता दें मेंढक जो जंतु होता है उसमें हेनले लूप नहीं पाया जाता। हेनले लूप इज एब्सेंट इन फ्रॉग। बट जितने भी हमारे मरुस्थलीय प्राणी होते हैं, मरुस्थलीय जीव होते हैं, उन मरुस्थलीय जीवों के अंदर हेनले लूप की लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। हेनले लूप की लंबाई सबसे ज्यादा जो होती है वो किस में होती है, डेजर्ट एनिमल्स में होती है, मरुस्थलीय प्राणियों में होती है। और उनमें क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि वो जल का अधिक से अधिक क्या कर सके, पुनर्अवशोषण कर सके, रीएब्जॉर्प्शन कर सके। ठीक है, जितनी ज्यादा यानी कि हेनले लूप की लंबाई अधिक जितनी ज्यादा होगी तो वो हेनले लूप उतना ही अधिक जल का क्या करेगा, दोबारा से पुनर्अवशोषण कर सकेगा। ठीक है, इसलिए रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, ठीक है,
वो बहुत ही कम उनको जल वहां पे उपलब्ध होता है, इसलिए पानी पीने के लिए वो महीने के अंदर एक बार पानी पीते हैं, जैसे ऊंट जैसे प्राणी होते हैं। तो ऊंट जैसा जो प्राणी होता है, कैमिल जो होता है, उनके अंदर क्या है, हैंडल लूप की लंबाई कैसी होती है, अधिक होती है, ताकि वो जल का मैक्सिमम क्या कर सकें, पुनर्अवशोषण वो कर सकें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मनुष्य के अंदर यानी कि जितने स्तनधारी होते हैं, ठीक है, और पक्षी वर्ग के जंतु होते हैं, उनके अंदर हैंडल लूप कैसा होता है, लंबा होता है, ठीक है। पर सबसे ज्यादा लंबा होता है तो किसमें होता है डेजर्ट एनिमल्स में होता है। आपको हम बता दें, हमने आपको बताया था नेफ्रॉन की जो संरचना होती है उसके 6 भाग होते हैं। पहला हमने आपको बताया मेलपिगियन का है, दूसरा आपको हमने बताया था ग्रीवा, नंबर 3 आपसे बात की थी समीपस्थ कुंडलित नलिका, नंबर 4 आपको बताया था हैंडल लूप, नंबर 5 आपको बताया था दूरस्थ कुंडलित नलिका, नंबर 6 है संग्रह नलिका। वास्तव में संग्रह नलिका है वो वृक्क नलिका का पार्ट नहीं होता है, परंतु आपको समझाने के लिए हम ज्यादातर क्या है, इस हैंडल लूप को किताबों में जोड़ दिया गया है, इसलिए हम आपको बताते हैं। इसलिए नहीं, हमने आपको हैंडल लूप जब आपको सॉरी हमने जब आपको संग्रह नलिका पढ़ाई थी, तो संग्रह नलिका में हमने आपको एक लाइन बोली थी, अगर आपने ध्यान से सुना हो, कि ये वृक्क नलिका जो होती है, ठीक है, वृक्क नलिका हमने यही बताया होगा कि वृक्क नलिका की दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्रह नलिका में खुलती है, और प्रत्येक संग्रह नलिका जो होती है, प्रत्येक संग्रह नलिका में अनेक क्या पाई जाती है, वृक्क नलिका पाई जाती है। तो यहाँ पे संग्रह नलिका हमने आपको बताई है, वहां पे वास्तविक में क्या होती है, वो अनेक वृक्क नलिकाएं होती हैं, और बहुत सारी वृक्क नलिकाएं आकर के उस संग्रह नलिका में आकर के क्या हो जाती है, खुल जाती है, ठीक है। किसमें खुल जाती है, संग्रह नलिका में आकर के खुल जाती है, जिसे बेली नाइकी क्या कहा जाता है, वाहिनी कहा जाता है। कौन सी वाहिनी कहा जाता है, बेली नाइकी वाहिनी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपको यह भी बोला था कि संग्रह नलिकाएं जो होती हैं वो मानव के वृक्क के पिरामिड में क्या होती हैं, स्थित होती है। किसमें स्थित होती है, पिरामिड के अंदर स्थित होती है, अर्थात हम डायरेक्ट बोलना चाहें तो मध्यांश वाले भाग के अंदर क्या होती है, स्थित होती है, ठीक है। कल हम आपसे चर्चा करेंगे मूत्र निर्माण किस तरीके से होता है, तो मूत्र उत्सर्जन की क्रिया विधि पर हम पूरी तरीके से डिटेल से कल हम चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी हैप्पी, बी सेफ एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।